Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछला जो लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, उसका रिमेनिंग पोर्शन हमने डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उसका पूरा एयर पैसेज, लास्ट लेक्चर में हमने उसके नाम लिखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रल्स है, फिर उसके बाद नेजल कैविटी है, फिर फेरेंक्स है। ये 3 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी जो स्ट्रक्चर वो आज डिस्कस करने। तो सबसे पहले जो ही हम फेरेंक्स यानी जो हमारा गला है या जो थ्रोट है, तो उससे नीचे जब आते हैं तो 2 नालियाँ हो जाती है। एक को हम एसोफेगस कहते हैं, एक को हम आप कह सकते हैं लेरिंक्स कहते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके साथ साथ ट्रेकिया चलता है। तो लेरिंक्स बेसिकली जो हवा की नाली का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये कार्टिलेज का बना होता है, यानी करी हड्डी का बना होता है। तो यहीं से बात स्टार्ट की गई है कि लेरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स is a complex cartilaginous structure surrounded the upper end of trachea। यानी सपोज मैं कहता हूँ कि ये ट्रेकिया है, ठीक है, तो इसका जो अपर एंड है ये लेरिंक्स कहलाएगा। तो एक प्याले की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेरिंक्स कहते हैं। अब ग्लॉटिस क्या है? अब इसको अगर ऊपर से देखें तो ये इस तरह प्याले की तरह का स्ट्रक्चर, तो ये जो इसकी ओपनिंग है इसको हम ग्लॉटिस कहेंगे। तो ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। और इसके अंदर ओपनिंग के अंदर जब ऊपर से इसको झांका जाए तो 2 कार्टिलेज के बने हुए धागे से लगे होते हैं। ये धागे ऐसे हैं कि जब हवा मूव करती है तो मुख्तलिफ जावियों से मूव करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस वजह से इसको कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स रस्सी या धागे को कहा जाता है। वोकल जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो, उसके लिए हम वर्ड वोकल कहते हैं। तो ग्लॉटिस इज लाइंड बाई कि ग्लॉटिस के अंदर थिन एज बारीक से किनारों वाले फाइब्रोस कॉर्ड धागे होते हैं, कॉर्ड वोकल कॉर्ड, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हवा पैदा होती है। वाइब्रेटेड बाय द एयर, जब एयर उनको वाइब्रेट करवाती है। ठीक है। तो इसी वजह से चूंकि ये लेरिंक्स के अंदर है स्ट्रक्चर, इस वजह से इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है कि इसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एपिग्लॉटिस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि जो ग्लॉटिस है इसमें खुराक जा सकती है, लेकिन जो एपिग्लॉटिस है इसको खुराक जाने नहीं देता। तो ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, मस्कुलरली कंट्रोल है, यानी मसल्स की वजह से मूवमेंट करता है। ये मसल्स का बना हुआ नहीं। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में लिखा हो ना मस्कुलरली कंट्रोल, स्टूडेंट ये समझते हैं शायद ये मसल का बना हुआ है। जैसे हमारी बोन्स हैं तो बोन्स खुद तो हरकत नहीं करती, उनके साथ मसल अटैच होते हैं। तो ये कार्टिलेजिनियस है, कार्टिलेज का बना मस्कुलरली कंट्रोल है, मसल इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हिंज लाइक एक्शन, ये हिंज लाइक एक्शन ये दरवाजे की तरह का एक्शन शो करता है। दरवाज़ा जैसे हमारे घरों कमरों में लगा होता है तो इसके 2 काम हैं कि या तो कमरे को बंद कर देगा या फिर खोल देगा या कमरे को। तो इस तरह ये जो डुअल मूवमेंट है, क्लोज ओपन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिंज लाइक एक्शन, के दरवाजे की तरह का एक्शन है जिसके 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो, उस ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं हिंज लाइक एक्शन। तो ये सर्व एज लिड, ढक्कन का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? दैट ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स। इसने लेरिंक्स की ओपनिंग, जिसको ग्लॉटिस कहा जाता है, उसको बंद करना है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, जब इंसान खुराक को निगल रहा होता है। सो एज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, ताकि खुराक हवा की नाली में खुराक इंटर ना हो। तो ये आमतौर पर बाद दफ़ा अगर लेरिंक्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारी बातें लिखनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वॉइस बॉक्स पे नोट लिखें। ठीक है, अगर वॉइस बॉक्स पे नोट लिखे तो ये बात आपने लाजमी लिखी है कि लेरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स की वजह से वॉइस प्रोडक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो सांस की नाली है इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लाइंग वेंट्रल टू द एसोफेगस, जो एसोफेगस की वेंट्रल साइड पे होता है। वेंट्रल साइड होती कौन सी है बॉडी की अगर हम बात करें तो वेंट्रल साइड आमतौर पे वो साइड होती है जहाँ जिस तरफ इंसान का पेट लगा हो, क्योंकि वेंट्रम का लफ्ज़ी मतलब है बेली, पेट वाली साइड। ठीक है, और डॉर्सल साइड वो होती है जब हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मौजूद, तो हमारी बैकबोन पीछे है तो ये डॉर्सल साइड है, और जो वेंट्रल साइड है तो वो आगे की तरफ है, यानी आगे वाली जो तरफ है वो वेंट्रल है, पीछे वाली तरफ डॉर्सल है। तो हमारे पास अगर देखा जाए जब जो ही थ्रॉट के अंदर से आगे मूव होता है तो 2 नालियाँ हैं। एसोफेगस पीछे है, डॉर्सल साइड पे है, और एसोफेगस की अगली साइड पे जो वेंट्रल साइड है उस पर ट्रेकिया लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इस वजह से याद रखें।
हाँ, अगर पूछ ले एसोफेगस की लोकेशन क्या है तो आपने कहना डॉर्सल टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे, तो डॉर्सल पीछे और वेंट्रल आगे की तरफ कहा जाता है, ठीक है। और ये चेस्ट कैविटी के अंदर तक जाती है, यानी थ्रॉट से शुरू होती है, हवा की नाली यहाँ के एंड हो जाती है। फिर जो ही ये चेस्ट कैविटी में आती है तो ये दो पोर्शन में डिवाइडेड होती है, दो पोर्शन में डिवाइड, और ये दोनों पोर्शन फिर लंग्स में इंटर हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, अगर हम बात करें कि जो ट्रेकिया है इसकी जो दीवार है वो सी शेप रिंग की तरह, यानी ये मुकम्मल तौर पे पाइप की तरह गोल नहीं होता, बल्कि इस तरह सी शेप, जो एसोफेगस वाली साइड है वो आमतौर पे खुली हुई होती है, ये इस तरह की शेप होती है, इसकी सी शेप रिंग। तो ये सारे जो इसकी दीवार है ये सी शेप रिंग के जरिए से ऐसे लिपटी होती है। चूंकि ये कार्टिलेज के बने हुए हैं इस वजह, और कार्टिलेज सख्त है, सख्त होने की वजह से कोलैप्स नहीं होती, पिचकती नहीं है, ठीक है, और हमेशा हवा की नाली को खुला हुआ रखती है। जैसे पाइप को तो अगर हम दबाएं तो वो प्रेस हो जाता है, तो ये चूंकि हार्ड है, जैसे सब अपने लोहे का पाइप लगा लें तो उसको आप प्रेस करें तो वो प्रेस नहीं होगा, तो इसी तरह ये कार्टिलेज से बनी होती है, इस वजह से अगर इसको प्रेस करें तो ये प्रेस नहीं होगी, और हवा की जो नाली है वो हमेशा खुली हुई रहती है। तो इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया देयर आर सीरीज ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है, तो ये सी शेप है, कार्टिलेज रिंग है। इनका फंक्शन क्या, प्रिवेंट द वॉल ऑफ ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कि ये ट्रेकिया की जो दीवार है उसको कोलैप्स नहीं होने देते, पिचकने नहीं देते, एंड कीपिंग द पैसेज ऑफ एयर ओपन, और हवा का रास्ता हमेशा खुला हुआ रहता है। फिर ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई हमें ट्रेकिया जब नीचे आते हैं दो पोर्शन में डिवाइड होता है, अब इसको ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अच्छा, हर ब्रोंकाई फिर मजीद छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाई है, अगर ये इतनी बड़ी नाली इंटर हो रही है लंग्स में तो ये फिर मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, ऐसे एफ ए, ये मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। अब भी इन्हीं को ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक हो गया। और इनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है जैसे ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, यानी सी शेप जो कार्टिलेजिनियस रिंग है, कार्टिलेज के जो बने हुए, करी हड्डी के जो बने हुए रिंग है, वो इनका स्ट्रक्चर है। तो ईच ब्रोंकाई, हर जो वो ब्रोंकस, बल्कि यहाँ जब ईच का वर्ड आएगा तो ब्रोंकस, ब्रोंकाई जमा है और ब्रोंकस वाहिद है, प्लूरल फॉर्म है। आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, जब ब्रोंकस एक तरफ का अगर हम बात करें लंग्स में इंटर होता है, डिवाइड एंड सब डिवाइड्स प्रोग्रेसिवली, वो तकसीम होता है, फिर तकसीम होता है, तकसीम होता रहता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई, तो छोटी छोटी ब्रोंकाई बनना शुरू। अच्छा, ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर उसी तरह है जैसे एक ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखना है, यानी ट्रेकिया में भी सी शेप रिंग है और ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप रिंग है। अच्छा, फिर ब्रोंक्यूल्स, अब जब आपको पता है कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये ब्रोंकाई बहुत छोटा ब्रोंकाई बन गया, जब ये मजीद तकसीम होते हैं तो मजीद तकसीम होने के बाद जब इनका डायमीटर 1 mm या उससे कम रह जाता है, अब इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, ओल का वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आएगा तो वो चीज़ को छोटा करते हैं, ठीक है। ओल का वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोलस, ओल लस आ गया, न्यूक्लियस बड़ी चीज़, न्यूक्लियोलस छोटी चीज़, ठीक है। ब्रोंकाई बड़ी चीज़, ब्रोंक्यूल्स छोटी चीज़। तो ओल का वर्ड जिसके साथ भी कनेक्टेड होता है तो आमतौर पे वो चीज़ को क्या कर देते हैं, सेकेंडरी कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन द डायमीटर ऑफ 1 mm और लेस देन आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। यहाँ थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, सी शेप रिंग यहाँ स्टार्ट में होते हैं, फिर उसके बाद वो इरेगुलरली वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एंड जब होता है ब्रोंक्यूल्स का तो एंड्स पर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ज्यादातर ब्रोंक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ मसल से, कार्टिलेजिनियस सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलके बना है। तो कार्टिलेजिनियस रिंग स्ट्रक्चर इज रिप्लेस, तो रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया जाता है, उसकी जगह इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स, पहले प्लेट्स बनती हैं थोड़ी सी डिस्टेंस में, और उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल। और ये वाले जो मसल हैं इनके अंदर एबिलिटी है कि ये डायलेट और कंस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इनके अंदर डायलेशन, अगर डायलेशन हो सांस आसानी से आता है, अगर कंस्ट्रिक्शन हो सांस मुश्किल से आता है। और जब किसी को एस्थमा की बीमारी होती है तो आमतौर पे ये वाले जो मसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पैसेज नैरो हो जाते हैं, और जब हवा जाती है वो सीटी बजाती है और सांस लेना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है।
तो ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है वो क्या बन जाता है, स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल, और इनकी कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन डिसाइड करती है कि सांस आसानी से आना चाहिए, सांस मुश्किल तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से आमतौर पे जब कंजेशन होती है जिसको हम सीने की जकड़न कहते हैं, तो जो डॉक्टर हज़रात है वो एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, जिसने ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना है, डायलेशन, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, काफ़ी सारी हमारी एलर्जिक, जैसे अस्थमाइक एलर्जिक डिजीज़ है, वो इन मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देते हैं, फिर सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उनकी जो आखिरी मंजिल है, वो छोटी छोटी थैलियाँ हैं, ऐसे करके, ऐसी छोटी छोटी थैलियाँ हैं, ऐसे ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं। अच्छा, इन थैलियों को हम एयर सैक्स कहते हैं। ठीक है, या इनको एल्व्यूलर सैक्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो वो नाली जो इन एल्व्यूलर सैक की, ब्रोंक्यूल का वो हिस्सा होते, ये भी ब्रोंक्यूल्स हैं, इस वजह से बुक वाले ने ब्रोंक्यूल का वर्ड ही इस्तेमाल किया है। तो ब्रोंक्यूल्स का वो हिस्सा जो एल्व्यूलर सैक, या इसको एयर सैक, क्योंकि यहाँ ये हवा का आखिरी यानी डेस्टिनेशन है, कि मंजिल है, कि यहाँ आके हवा ने गैसेस एक्सचेंज करना है, तो इस वजह से इन छोटी छोटी थैलियों को हम एयर सैक्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें हवा आके रुक जाती है। ठीक है, तो जब ब्रोंक्यूल्स एयर सैक्स या एल्व्यूलर सैक्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी एल्व्यूलाई होती है, तो इन छोटी नालियों को हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स, यानी ब्रोंक्यूल्स को उस वक्त एल्व्यूलर डक्ट्स कहा जाएगा जब वो एयर सैक्स में इंटर होंगे। व्हेन स्मॉलर ब्रोंक होते, ये भी ब्रोंक्यूल्स ही है, व्हेन स्मॉलर ब्रोंक्यूल इंटर इनटू द एयर सैक्स, दे आर कॉल्ड एज एल्व्यूलर डक्ट्स। और ये जो एयर सैक्स हैं, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, कि ये छोटे काफ़ी सारे एयर सैक्स मिलके पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें इन एयर सैक्स या एल्व्यूलर सैक्स के, इसमें छोटे छोटे सिंगल लेयर्ड, एक सिंगल सेल लेयर्ड, यानी इस तरह की लेयर्स पर मुश्तमिल काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ, एक में तो चंद होते हैं, लेकिन पूरे लंग्स की बात करेंगे मिलियंस ऑफ, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। और इन एल्व्यूलाई की जो सरफेस है, एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्व्यूलाई, और इन एल्व्यूलाई की जो सरफेस है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क लिपटा होता है, और यही जगह है जहां गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एक्सीलेंट साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, ये सारा स्ट्रक्चर यानी ब्रोंकाई से ऑनवर्ड सारा स्ट्रक्चर लंग्स में लिपटा हुआ होता है। ठीक हो गया? तो लंग्स हैं कि क्लोज सैक कनेक्टेड आउटसाइड, जो बाहर की तरफ कनेक्टेड है थ्रू ट्रिकिया, नॉस्ट्रिल्स, माउथ। अच्छा, ये ट्रिकिया क्यों कहा गया? क्योंकि ट्रिकिया डिवाइड होकर जो ही ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, तो ब्रोंकाई फौरन लंग्स में इंटर हो जाते हैं। तो यानी ब्रोंकाई का ज्यादातर पोर्शन किस में? लंग्स में है। तो बाहर ब्रोंकाई से पहले ट्रिकिया आता है, ट्रिकिया से पहले फिर फेरिंग्स आता है, नेजल कैविटी आती है, नॉस्ट्रिल्स आते हैं। ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि लंग्स ये क्लोज थैलियाँ हैं, ऐसे क्लोज थैलियाँ हैं, ऐसे ये क्लोज थैलियाँ। तो ये बाहर फिर ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, फिर ये आगे नॉस्ट्रिल्स या माउथ के जरिए से कनेक्टेड होता है, तो ये सारा पैसेज है। ठीक हो गया? अच्छा, इनमें एल्व्यूलाई ये छोटे छोटे यानी दानों की तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो इस दानों की तरह के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं सरफेस पे, ये छोटे छोटे दाने भी नजर आ रहे होते हैं, यानी इस तरह। तो इनकी सरफेस आमतौर पे जब इसकी सरफेस पे हाथ फेरें तो आमतौर पे ये स्पॉन्जी नजर आती है। स्पॉन्जी से क्या मुराद है? कि जिसमें सुराख हो, हालांकि सुराख नहीं होते, ये लगता है ऐसे कि जैसे सुराख होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो ब्रोंकाई ड्रा करता हूँ, तो इनके दरमियानी जो जगह है एक छोटा सी ओपनिंग या सुराख नजर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहा गया लंग आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्व्यूलाई। तो उनकी ये बिल्कुल इसी तरह जैसे स्किन पे काफ़ी सारे दाने हों, तो आप हाथ फेरें तो ऐसे लगेगा कहीं डिप्रेशन है और कहीं आप कह सकते हैं उभार है। तो ये स्पॉन्जी इसी वजह से नज़र आते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। अच्छा, जो लंग्स की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो डबल है।
ठीक है, उसको प्लूरा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया है कि डबल लेयर थिन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा। अच्छा, उसके बाद चेस्ट कैविटी के हमारा जो सीना है वो अंदर से खाली है, खाली होने की वजह से वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, हार्ट रखा हुआ है, लंग्स रखे हुए हैं या कुछ लिवर का पोर्शन, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सेमी वैक्यूम चैम्बर। और ये जो अंदर की खाली जगह वो चेस्ट कैविटी कहलाती है। तो ये सेमी वैक्यूम चैम्बर है जो अंदर से काफ़ी हद तक खाली है। हैव लंग्स, इसके पास लंग्स वगैरह होते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वैसे तो हार्ट भी होता है और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सराउंडिंग बाई रिब्स एंड मसल्स, तो उसकी जो बाहर की चार दीवारी है या आप कह सकते हैं दीवारें हैं वो रिब्स और मसल से मिलकर बनी है। उसके बाद डायाफ्राम क्या है, हमारे सीने और पेट को अलग करने के लिए दरमियान में एक दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार को हम कहते हैं डायाफ्राम, और ये मसल्स से मिलके बनी है। और मसल से मिलके बनने की वजह से ये आमतौर पे रेस्पिरेशन में, सांस लेने में और सांस बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये अपनी शेप बदलती है और इस शेप बदलने की वजह से फिर सांस आता है और सांस जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डायाफ्राम ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है जो एक मस्कुलर शीट है जिसकी आप कह सकते हैं फंक्शन ये है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेने और सांस बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो इसका हर आप कह सकते हैं पोर्शन एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमडी कैट के हवाले से भी और आपके जो एनुअल पेपर्स होते हैं उनके हवाले से भी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।